जिला सिरमौर बाहरी हिमालय में स्थित है, जिसे सामान्यतः शिवालिक रेंज के रूप में जाना जाता है। इस जिले के उत्तर में जिला शिमला, पूर्व में राज्य उत्तराखंड, दक्षिण में राज्य हरियाणा और उत्तर पश्चिम में सोलन जिले की सीमाएं लगती है। हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ये जिला भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, उपयुक्त वातावरण, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनेक दर्शनीय स्थलों के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गिरी नदी इस जिले की सबसे बड़ी नदी है, जो शिमला जिले के कोटखाई जुब्बल की कुप्पत पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह अंततः पौटा साहिब के पास यमुना नदी में मिलती है। इस नदी में बहुत सी सहायक नदियां शामिल हो जाती है, उनमें से जलाल प्रमुख नदी है। जलाल नदी पछात के निकट घाटी क्षेत्र से निकलती है और दादाहू में दाहिनी ओर से गिरी नदी में मिलती है। गिरी नदी बहुत उपयोगी है, यह इस जिले में मछुआरों की आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। सिरमौर जिले की पूर्वी सीमा में एक अन्य महत्वपूर्ण नदी टोंस है। इस जिले में 7 प्रशासनिक उपमंडल, 9 तहसीलें, 5 उप तहसीलें, 7 समुदाय विकास खंड, 2 नगरपालिका समितियां और एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। इस जिले में 259 पंचायतें हैं, जिनमें से 26 पिछड़ी पंचायतें घोषित हैं। इतिहास। नाम की उत्पत्ति। सिरमौर जिले के नामकरण के बारे में काफी कुछ अनुमान हैं। एक मत के अनुसार यह जिला पहाड़ी रियासतों में अपनी अहम भूमिका रखने के कारण सभी जिलों का सिर का ताज था, जिस कारण सिरमौर कहा गया था। एक मत ये भी है कि राजा शालिवाहन द्वितीय के पौत्र राजा रसालू के पुत्र सिरमौर के नाम पर इस जिले का नाम सिरमौर पड़ा। राजा रसालू से संबंधित कुछ स्थान सिरमौर में वर्तमान में हैं, जिनमें नाहन के निकट राजा रसालू का टिब्बा भी है। नामकरण की इस परंपरा में एक मत ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को समाप्त करने में मगध के बीच के राज्य कुलिंद, वर्तमान सिरमौर पर्वतीय राज्य की सहायता ली। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रति किए गए उपकारों से कृत्य होकर यहाँ के राजाध्यक्ष को एक सम्मानित उपाधि शिरो मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य का शीर्षस्थ भाग से सम्मानित किया। कालांतर में भाषा विज्ञान के सैद्धांतिक आधार पर वर्ण विपर्यय होकर इसका नाम शिर मौर्य के स्थान पर सिरमौर पड़ गया। इसके नामकरण के बारे में एक मत ये भी है कि इसका नाम पांवटा साहिब से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गिरी नदी के बाएं तरफ स्थित सिरमौरी ताल पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि किसी समय ये स्थान सिरमौर के राजाओं की राजधानी थी। पहाड़ी बोली के सिरमौरी शब्द का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लोग आज भी इसे ठेठ पहाड़ी में सरमौर बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति सर यानी कि तालाब और मऊर यानी महल से हुई है, अर्थात तालाब के किनारे महल। बाद में वर्ण व शब्द परिवर्तन से सरमौर का सिरमौर नाम पड़ा। इस प्रकार इस जिले के नामकरण के बारे में लिखित साक्ष्यों के अभाव में किसी भी सत्य पर पहुंचना मुश्किल है। सिरमौर के महापुरुष। किंवदंती ये थी कि सिरमौर राज्य के शुरुआती इतिहास के दौरान जब राजा मदन सिंह शासन करते थे, एक महिला ने राजा के समक्ष अपने कलाबाजी के बारे में बात की। राजा ने उससे ये शर्त रखी कि अगर वह एक रिस्से पर नाचते हुए गिरी नदी को पार करते हुए पोका गांव से टोका पहाड़ी पर आ जाए तो उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। नतनी जैसे ही यह कर्तव्य पूरा कर सिरमौर की टोका पहाड़ी पर पहुंचने ही वाली थी कि आधा राज्य हाथ से जाने के भय से दीवान जुझार सिंह ने रस्सी काट दी और नतनी गिरी नदी में गिरते ही श्राप दे गई, आ टोका पार पोका डूब मरो सिरमौरो रेलोका। इस नतनी के नदी में गिरने पर ही इस नदी का नाम गिरी नदी पड़ा। कहा जाता है कि नतनी के श्राप के कारण नदी में भयंकर बाढ़ आई और सिरमौर रियासत पूरी तरह नष्ट हो गई। एक संस्करण यह है कि नतनी के श्राप के कारण राज्य जब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया तो इस राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने जैसलमेर के राजा से संपर्क किया और उन्होंने अपने तीसरे पुत्र होसू को सपत्नीक उनके साथ सिरमौर भेज दिया। एक अन्य संस्करण के अनुसार लगभग 1097 में जैसलमेर के राजा उग्रसेन, जो तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार की यात्रा करने के लिए आए थे और राज्य के नजदीक खाली सिंहासन सुनकर अपने बेटे सबा रावल को भेजा, जिसने राजबन में अपनी राजधानी बनाकर सुभंश प्रकाश के नाम से राज किया। उन्होंने 1099 ईस्वी तक राज्य पर शासन किया और इस तरह 4 साल शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय से लेकर रजवाड़ाशाही के अंत तक सिरमौर रियासत में प्रकाश वंश का शासन रहा।
मलही प्रकाश ने 1108 ईस्वी से 1117 ईस्वी तक शासन किया। वह धार्मिक और दानशील स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ लड़ाई लड़ी और मालदा का किला जीत लिया। उनके वंशज उदित प्रकाश ने 1121 से 1127 ईस्वी तक शासन किया, जिन्होंने राजबन से अपनी राजधानी को देहरादून की कालसी में बदल दिया। इसी तरह राजा सुमेर प्रकाश ने 1149 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक राज्य पर शासन किया और क्योथल के रितेश किले को जीता व राजधानी कालसी से रितेश ले गया। जब सूरज प्रकाश ने 1158 ईस्वी से 1169 ईस्वी तक शासन किया तो उन्होंने फिर से कालसी को राजधानी बनाया, जिस पर लोगों ने विद्रोह किया, जिसका मुकाबला करते हुए राजा की बहन मारी गई। राजा ने विद्रोह को दबाकर जुब्बल, बलसन, घुंड, सायरी, ठियोग, रावी और कोटकर के राणा तथा ठाकुरों को दबाकर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद अनेक राजाओं ने राज किया जिनका उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि 1342 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक जगत प्रकाश की अवधि रही, जिन्हें खराब प्रशासन के लिए जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ठाकुरों ने फिर से शासन के खिलाफ विद्रोह किया। उनके पुत्र वीर प्रकाश ने 1356 ईस्वी से 1366 ईस्वी तक राज्य किया और रावी व जुब्बल के विद्रोह को कुचल दिया। बाद के शासकों के समय में राज्य की राजधानी को रतेश परगना के नेरी, कोट और गारगाह के बीच स्थापित किया गया। लेकिन बुध प्रकाश के समय राजधानी को फिर से कालसी स्थानांतरित कर दिया गया। राजा कर्म प्रकाश ने 1621 ईस्वी में नाहन को राजधानी बनाया और 1616 से 1630 ईस्वी तक शासन किया। वह बाबा बनवारी दास के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि भारत के मुगल सम्राट शाहजहां ने गढ़वाल में श्रीनगर को जीतने के लिए 2000 घोड़ों के लिए कर्म प्रकाश से अनुरोध किया था। यह अनुरोध राजा ने स्वीकार कर लिया था। उनके सेनापति निजाबत खान ने शेरगढ़, कालसी, बैरट आदि के किलों पर कब्जा करने में प्रारंभिक सफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति खो दी और उनकी जगह मिर्जा खान फौजदार को नियुक्त किया गया, जिन्होंने सिरमौर के राजा सुभाग प्रकाश और अन्य जागीरदारों की मदद से गढ़वाल में श्रीनगर पर विजय प्राप्त की। राजा सुभाग प्रकाश ने मुगल सम्राट की सहायता से कोठा के क्षेत्र को सिरमौर रियासत में मिला दिया। राजा सुभाग प्रकाश एक अच्छे प्रशासक थे और राज्य के विकास में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने मुगल राजाओं को कालाखड़ देहरादून के पास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया। 1664 से 1684 ईस्वी के दौरान बुध प्रकाश के शासनकाल के दौरान मुगल राजकुमार ने श्रीनगर के राजा के बैराट और कालसी के किले पर कब्जा कर लिया, जो मूल रूप से सिरमौर राज्य का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि सिरमौर के राजा ने बेगमजहां क्षेत्र के साथ पत्राचार बंद कर दिया था, जिन्हें उन्होंने कस्तूरी, जंगली अनार और जंगली पक्षियों आदि को भेजा था। बुध प्रकाश का बेटा जोगराज जिन्हिया ने मत प्रकाश के नाम से 1684 से 1704 ईस्वी तक शासन किया था और उन्हें मुगल सम्राट द्वारा मान्यता दी गई। उनके शासन की एक दिलचस्प विशेषता ये थी कि उनके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह जी पाओटा साहिब के दौरे पर आए और 3 साल वहां पर रहे, जब उन्हें आनंदपुर से बिलासपुर के राजा ने निष्कासित कर दिया था। बाद में बिलासपुर और श्रीनगर के राजा ने गुरु के साथ पाओटा साहिब में लड़ाई लड़ी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई। मत प्रकाश की मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई, इसलिए हरि प्रकाश ने 1704 ईस्वी में सिंहासन संभाला और 1712 ईस्वी तक का शासन किया। उनकी मृत्यु पर उनके बेटे विजय प्रकाश ने 1712 ईस्वी से 1736 ईस्वी तक शासन किया। उसके पश्चात उनके पुत्र प्रताप प्रकाश ने 1736 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। वह एक कमजोर शासक था और उनके कई सामंतों ने उनके शासन के खिलाफ विद्रोह किए। 1754 ईस्वी में उनके पुत्र कीर्त प्रकाश ने सिंहासन ग्रहण किया और 16 साल तक 1770 ईस्वी तक शासन किया। वह एक कुशल शासक थे और अपने राज्य में अनेक सुधार किए। उसने गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने नारायणगढ़, रामपुर, थानाधार, मोरनी, पिंजौर, रामगढ़ और जगदलगढ़ पर कब्जा कर लिया। उपरोक्त हुकूमतों को जीतने के बाद उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपनी शक्ति को समेकित किया और पटियाला के राजा अमर सिंह के साथ गठबंधन कर साइफबाद को प्राप्त किया।
आगे गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ गठबंधन में उन्होंने गोरखाओं के साथ लड़ाई लड़ी और उनसे संधि की। 1770 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जगत प्रकाश ने राज्य पर 1789 ईस्वी तक शासन किया। यह अवधि ज्यादातर ऐतिहासिक घटनाओं की नहीं थी और उनके बेटे धर्म प्रकाश ने राज्य पर 1789 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान ये कहा जाता है कि नालागढ़ के राजा राम सिंह ने उनके राज्य के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और गढ़वाल के श्रीनगर के राजा से देहरादून के पास का खुशालपुर के किले पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त उनके काल में राजा संसार चंद ने कानगड़ा पर बिलासपुर राज्य पर हमला किया, जिसमें बिलासपुर राजा ने सिरमौर के राजा से सहायता मांगी। सिरमौर के राजा ने अपनी सेना की खुद अगुवाई की और लड़ाई में अपना जीवन खो दिया, जिस पर उनके भाई करम प्रकाश सिंहासन पर बैठे और 1793 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक शासन किया। वह एक अकर्मण्य राजा था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने सभी जागीरों को हमेशा के लिए खो दिया। उनके समय में रियासतों को अदालत की षड्यंत्रों के लिए जाना जाता था। कुछ दरबारियों की मदद से उनके भाई रतन प्रकाश ने सिरमौर के सिंहासन को हथियाने की कोशिश की, लेकिन करम प्रकाश ने मदद के लिए देहरादून में गोरखा सेना के चीफ काजी रंजोर थापा से अपील की। कमांडर थापा एक अफसर की तलाश में थे और उन्होंने रतन प्रकाश के षड्यंत्र को कुचल दिया। हालांकि उन्होंने सिरमौर राज्य के असली शासक करम प्रकाश को रियासत वापस नहीं की और नतीजतन उन्हें रामगढ़ राज्य के अधीन सुबाथू में रहना पड़ा। लेकिन कुशल सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ और उनके पुत्रों ने करम प्रकाश को अपनी स्थिति छोड़ने का आदेश दिया और वह बुरिया गए, जहां उन्होंने 1826 ईस्वी तक अपना समय बिताया। इस समय रानी गोलेर, करम प्रकाश की पत्नी, ने लुधियाना के ब्रिटिश कमांडर से गोरखाओं के अवैध कब्जे से अपने राज्य को पुनर्प्राप्त करने की अपील की, जिसे ब्रिटिश कमांडर ने मान लिया और गोरखाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ब्रिटिश कमांडर लुधियाना से चले गए और दुश्मन को कालीनगर किले से निकाल दिया। इसके बाद ब्रिटिश सेना नाहन तक पहुंची और गोरखों पर हमला किया, जो नाहन से 7 किलोमीटर दूर जैतक किले के अंदर छिपे थे। लेकिन ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और 1815 में ब्रिटिश भारत सरकार के साथ नेपाल सरकार ने संधि की। हालांकि अंग्रेजों ने उनके पुत्र फतेह प्रकाश को सनद की अनुमति नहीं दी थी और उनके बालिग होने तक गोलर रानी को राजप्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया। 1827 में बालिग होने पर फतेह प्रकाश को राज्य की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। अंग्रेजों ने इस दौरान जसपुर पगने के मोरनी किला, जगतगढ़, क्यारदादून के किले पर अपना अधिकार बरकरार रखा। हालांकि 1833 में क्यारदादून को फतेह प्रकाश ने 50,000.00 रुपए के भुगतान के बाद वापस प्राप्त किया। राजा फतेह प्रकाश ने 1815 से 1850 ईस्वी के अपने 35 वर्षों के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश के साथ अच्छे संबंध रखे। 1836 में प्रथम अफगान युद्ध के दौरान फतेह प्रकाश ने अंग्रेजों को सैन्य और सामग्री सहित सहायता प्रदान की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। 1839-46 में प्रथम सिख युद्ध के दौरान राजा ने फिर से अंग्रेजों के पक्ष में और हरी की पट्टन में ब्रिटिश सेना को मजबूत करने के लिए एक कुमक को भेजा। राजा शमशेर प्रकाश राजा की 1704 ईस्वी में मृत्यु हुई और उनके बेटे रघुबीर प्रकाश ने 1850 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक राज्य पर शासन किया। उसके पश्चात शमशेर प्रकाश, जिन्होंने 1856 ईस्वी से 1898 ईस्वी तक 42 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने राजा क्योथल की बेटी से विवाह किया, जो महान सुंदर और प्रशासनिक क्षमता वाली महिला थी और जो राजा की अनुपस्थिति में राज्य की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवसाय का संचालन करती थी। रानी की मृत्यु पर राजा ने महल को छोड़ दिया और शमशेर विला में रहने लगे, जिसे उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने रानी की याद में रानीताल बाग बनाया। वह एक बहुत ही सक्षम और दूरदर्शी शासक थे और उन्होंने राज्य के प्रशासन का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने अपने समय के दौरान रियासत में पुलिस, न्यायिक, राजस्व अदालत, जिला बोर्ड और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर नाहन में पहली नगरपालिका बनाई। अस्पतालों, स्कूलों और डाकघरों को खोला गया और लानाचिता में लोहे की खदान विकसित करने का प्रयास किया। राजा ने फिर नाहन फाउंड्री की स्थापना की।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि को क्यारदून को उपनिवेशवाद के रूप में स्थापित करना था, जो अब तक घने जंगल का ट्रैक था। पहली बार राज्य के भूमि सुधारों का निपटारा किया गया था और जमींदारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया था। वनों संरक्षित किया गया, जो राज्य के राजस्व का एक स्रोत बन गया। राजा शमशेर प्रकाश को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और 1857 में विद्रोह के दौरान उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहचान के लिए उन्हें खिल्लात का खिताब भी प्रदान किया गया। 1876 में उन्हें KCSI और 1886 में GCSI के रूप में 13 बंदूकों की सलामी के हकदार घोषित किए गए। 1896 में सिरमौर राज्य को शिमला पहाड़ी राज्य के अधीक्षक के राजनीतिक नियंत्रण से बाहर कर लिया गया और दिल्ली के आयुक्त के अधीन रखा गया। राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। अक्टूबर 1898 में उनकी मृत्यु पर राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश ने नेतृत्व किया। राजा को अपने पिता के समय के दौरान सावधानी से शिक्षित किया गया था और उन्होंने राज्य के विकास और उचित प्रशासन में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने राजा सुकेत की बेटी के साथ शादी की थी। 1901 में उन्होंने KCSI प्राप्त किया और 1902 में उन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी युद्ध में सैन्य और सामग्री सहित ब्रिटिश सेना का साथ दिया। 12-1/2 वर्षों के शासन के बाद 4 जुलाई 1911 को मसूरी में उनकी मृत्यु हो गई। राजा शमशेर प्रकाश। उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र राजा अमर प्रकाश ने सिंहासन ग्रहण किया और औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1911 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुई डेन ने उन्हें स्थापित किया। उन्हें अपने पिता के समय के दौरान ठीक से प्रशिक्षित किया गया और वे एक कुशल प्रशासक साबित हुए। उन्होंने अपने दादा द्वारा शुरू किए गए सुधारों की नीतियां जारी रखी और प्रशासनिक मानक को एक उच्च स्तर पर बनाए रखा। वह सरल जीवन, नियमित दिनचर्या, मेहनती, न्यायप्रिय व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत वफादार रहे। उन्होंने 1910 में नेपाल के महाराजा देव शमशेर जंग बहादुर की सबसे बड़ी बेटी के साथ विवाह किया, जो बहुत ही शिक्षित, बुद्धिमान, तहजीबदार और धर्मार्थ स्वभाव की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा अमर प्रकाश ने युद्ध में अच्छी सेवा प्रदान करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की मदद के लिए मेसोपोटामिया को एक दल भेजा। अपनी सेवाओं के सम्मान में उन्हें 1915 में KCSI का गौरव प्राप्त हुआ और 1918 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था और 1921 में उन्हें KCIE का नाम दिया गया। उन्होंने कई सुधार किए, जिनमें से सुरेंद्र वाटर वर्क्स नाहन एक प्रमुख कार्य था। उन्होंने पूरे राज्य में मुफ्त प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल खोल दिए और छात्रों के लिए छात्रावास बनाए। उन्होंने महिमा पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उन्होंने नाहन से कालाम तक सड़क को पक्का किया, जो कि 1927 ईस्वी में पूरा हुआ। राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने 1931 ईस्वी में बंदोबस्त के कानून में संशोधन किया, जिसने राज्य के राजस्व अभिलेख को विश्वसनीय बना दिया। वह जब अपने राज्य से दूर यूरोप में अपनी महारानी के इलाज के गए थे तो अगस्त शमशेर विला 1933 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उनके पुत्र महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने 1933 ईस्वी में गद्दी प्राप्त की। उनके पिता के समय के दौरान उन्हें राज्य प्रशासन में अच्छी तरह प्रशिक्षित किया गया था। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। 15 अप्रैल 1936 ईस्वी में उन्होंने मध्य भारत में नागौर राज्य से साथ गठजोड़ किया और विवाह किया। उनके प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऋण के नियमों में उदारीकरण का ऐलान था। अंतिम शासक के शासनकाल के दौरान सबसे दिलचस्प गतिविधियों में से एक राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों की वृद्धि की गतिविधि थी, जिसमें प्रजामंडल ने राजशाही और ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ जनमत जुटाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अंततः ये रियासत भारत के सांग और हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के रूप में विलय हुई। सिरमौर का प्राचीन नाम क्या है? सुलोकीना। सिरमौर का जिला कोड क्या है? 10। सिरमौर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नाहन। सिरमौर की स्थापना तिथि क्या है? 1972।
सिरमौर का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 2825 वर्ग किलोमीटर। सिरमौर में कितने उपमंडल है और उनके नाम क्या क्या है? 03 नाहन, पोंटा साहिब, राजगढ़। सिरमौर में कितनी तहसीलें हैं और उनके नाम क्या क्या है? 06 नाहन, सिलाई, पोंटा साहिब, पच्छाद, राजगढ़, रेणुका। सिरमौर में कितने उप तहसीलें हैं? 04 ददादू, पंजौथा, कुमराव, नोहरा। सिरमौर में कितने विकासखंड है और उनके नाम क्या क्या है? 06 नाहन, पोंटा साहिब, पछाड़, संगड़ा, सिलाई, राजगढ़। सिरमौर में कितने विधानसभा क्षेत्र है और कौन कौन से है? 05 पच्छाद, आरखी, रैंड का आरक्षित, सिलाई, पोंटा साहिब, नाहन। सिरमौर की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 5,29,855। सिरमौर की पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 2,76,289। सिरमौर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 2,53,566। सिरमौर में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितनी थी? 20.78%। सिरमौर का 2011 में लिंग अनुपात क्या था? 78.8%। सिरमौर की कुल साक्षरता 2011 में कितनी थी? 78.8%। सिरमौर पुरुष में साक्षरता कितनी थी? 85.6%। सिरमौर में महिला में साक्षरता कितनी थी? 71.3%। सिरमौर का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितने वर्ग किलोमीटर था? 188 प्रति वर्ग किलोमीटर। सिरमौर में शिशु 0-6 की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 69,620। सिरमौर बालक की संख्या कितनी थी? 36,107। सिरमौर बालिका की संख्या कितनी थी? 33,513। सिरमौर में शिशु 0-6 का लिंगानुपात 2011 में कितना था? 1000:931। सिरमौर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सिरमौर का संस्थापक राजा रसालू था। सिरमौर का प्राचीन नाम सूलीकेना था। कुलंदी यहाँ के मूल निवासी हैं। आधुनिक काल के कनथी प्राचीन काल में कुलेंद्र नाम से जाने जाते हैं तथा निवास करते हैं। 15 अप्रैल 1948 को शिमला पहाड़ी रियासतों के विलय से शिमला एवं महासू जिलों का निर्माण किया गया। सिरमौर हिमाचल प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी जिला है। पोंटा साहिब के पास धौला कुआं फल अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है। सिरमौर की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 1000 मीटर से 3000 मीटर तक। सिरमौर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। सिरमौर में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? मक्का, अदरक, टमाटर, आलू, सेब। सिरमौर में कौन कौन सी नदियां बहती है? यमुना नदी, टोंस नदी, गिरी नदी, पब्बर नदी। सिरमौर कौन कौन से जिले में बहती है? नाहन झील, रेणुका झील। सिरमौर में कौन सा खनिज पाया जाता है? जिप्सम। सिरमौर में कौन सा उद्योग केंद्र स्थापित है? पोंटा साहिब। सिरमौर में कौन सी बोलियां बोली जाती है? सिरमौरी, गिरिपारी, बाहती, तिलकपुरी। सिरमौर में कौन से अभयारण्य स्थापित है? सीमलवाड़ा वन्य जीव विहार, चूराधार वन्य जीव विहार, रेणुका वन्य जीव विहार। सिरमौर में कौन सा नृत्य स्थित है? नाटी नृत्य, बुराह नृत्य। सिरमौर में कौन से प्रमुख उद्योग स्थापित हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स सिरमौर। सीमेंट फैक्ट्री राजवन अंबुजा सिरमौर। नाहन फाउंड्री नाहन सिरमौर। बरोजा फैक्ट्री नाहन सिरमौर। सिरमौर का भूमि आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1878। 1818 ही में सिरमौर मेनमोरी नंदलाल और मुच्ची फतेह सिंह के तहत भूमि बंदोबस्त आरंभ किसने किया था? राजा शमशेर ने। ये राज्य का कौन सा बंदोबस्त था? पहला। सिरमौर में भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1929। भावरा और नाहन के लोगों ने किसके नेतृत्व में इसे अनुचित है बंदोबस्त के विरोध आंदोलन किया? पंडित राजेंद्र दत्त। ब्रिटिश सरकार ने किसके सहयोग से इस आंदोलन दबा दिया था? राज्य सरकार। सिरमौर के प्रसिद्ध स्थल। सुकेती फॉसिल पार्क। सुकेती पार्क मार्कंडा नदी के तट पर स्थित है।
एशिया में यह अपनी तरह का पहला पार्क है जहां पर प्रगतिशील कॉल संबंधी जानवरों के नमूने वही बना दिए गए हैं जहां उनके अवशेष मिले हैं। इस पार्क में आज से हजारों साल पहले पाए जाने वाले जानवरों के नमूने कंकाल फाइबरग्लास द्वारा तैयार किए गए हैं। रेणुका सिरमौर जिले का सुंदरतम पर्यटक स्थल है। रेणुका हिमाचल प्रदेश की सुंदरतम झीलों में से एक है। इस दिल की आकृति सोई गिरी नारी की तरह है। पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश पर पुत्र परशुराम ने मां रेणुका का वध कर दिया था। तदुपरांत रेणुका झील का निर्माण हुआ। गायत्री मंदिर गायत्री मंदिर में 1.60 मीटर मैडम जी पंचमुखी मां गायत्री की संगमरमर की मूर्ति तथा साथ में गणपति, विष्णु, शिव, ब्रह्मा एवं इंद्रदेव की भी मूर्तियां हैं। यह मंदिर मां गायत्री को समर्पित है।